स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और 5 अध्याय हमने उसके कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम छठा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सिटीजनशिप के बारे में यानी नागरिकता के बारे में है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी यानी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, उसमें जो नागरिकता का जो चैप्टर है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, और मेरे चैनल पर वो वीडियो डल चुकी है, तो उसको भी आप जरूर से सुनिएगा। यानी किस किस प्रकार के माध्यम से हम जो है कौन कौन सी नागरिकता हम ले सकते हैं, यानी जन्म से ले सकते हैं या वंश के आधार पर या अर्जित भूभाग के आधार पर या प्राकृतिक रूप से या पंजीकरण के आधार पर जो हम नागरिकता ले सकते हैं। जो 5 प्रकार के माध्यम से हम नागरिकता ले सकते हैं किसी भी देश की, तो उसके बारे में मैंने आपको वहाँ डिटेल से डिस्कशन किया है। इसके अलावा कैसे हम नागरिकता की समाप्ति कर सकते हैं और अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक मैंने वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया है, ठीक है। तो उस लेक्चर को आप जो है इस जो नागरिकता के अध्याय के कंप्लीट होने के बाद आप उसको भी जरूर सुनिएगा, तो आपको जो है नागरिकता के बारे में एक जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आप जो है नागरिकता के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आप उसका आसानी से उत्तर उसका दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और आस पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नागरिकता के बारे में क्या कहा जाएगा, आज हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। देखो सुनो क्या कह रहा है हमें, यानी हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा शुरू की। नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। यानी मित्रों नागरिकता को हम लेते हैं एक राजनीतिक उद्देश्य से, यानी एक राजनीतिक अधिकार है और राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता, यानी एक राजनीति से संबंधित यह नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। और इस अध्याय में हम यह छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि हम इस अध्याय में ये जानने का प्रयास करेंगे कि नागरिकता का जो मतलब है ना वो क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या के संदर्भ में चल रही हैं। अगले परिच्छेद में नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध तथा विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा होगी। यानी कौन कौन से देशों में कौन कौन से प्रकार से नागरिकता हम स्वीकृत कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। और नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्या मतलब है, क्या निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए, क्या इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए। ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्र विहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे। यानी मित्रों इस अध्याय में हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और कहता है इस मुद्दे पर बाद के परिच्छेद में विचार किया जाएगा। कौन से मुद्दे पर, कि जो तमाम राष्ट्रविहीन जो लोग होते हैं, यानी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं होता, तो उनका क्या अस्तित्व होना चाहिए, उसके बारे में हम इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। और आखिरी परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार होगा कि क्या इसका अस्तित्व है और क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है। यानी इस मुद्दे पर भी हम विचार करेंगे, किस पर, वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर, ठीक है। तो आगे देखो क्या कर रहा है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके बारे में नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करनी, यानी नागरिकता का अर्थ क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। और आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है उनमें से कुछ पर विचार करने में समर्थ होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, देखो नागरिकता के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे भूमिका, ठीक है। पहले हम यहाँ पे भूमिका के बारे में चर्चा करें। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि नागरिकता की परिभाषा, यानी पहले हम नागरिकता की परिभाषा जान रहे हैं। कह रहा है कि नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। यानी नागरिकता की यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है कि नागरिकता का मतलब क्या है, कि राजनीतिक जो समुदाय है, ठीक है, तो एक राजनीतिक समुदाय के रूप में हम जो उसकी समान सदस्यता के रूप में इसको लेते हैं। और समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं। मित्रों पिछले ही लेक्चर में हमने अधिकारों की बात की थी और डिटेल से वहाँ पे डिस्कशन किया था कि जो राज्य है ना वो अपने लोगों को अधिकार देता है और इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। वही बात मैंने अनुच्छेद 19 की बात फिर से यहाँ पे निकल कर आ रही है कि हमने स्वतंत्रता का अधिकार उनको दिया है कि वो कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। और वे अपेक्षा भी करते हैं कि हमने जो है किसी सरकार को चुना है तो हमारी जो अपेक्षाएं, हमारी जो आशाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी जो है पूर्ति करेगा राज्य। आगे देखो क्या कह रहा है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का मतलब तब ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर है। मित्रों
इस बात का हमें औचित्य कब समझ में आता है कि नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कब? जब हम ये देखते हैं कि हाँ, रोहिंग्या समुदाय का, यानी रोहिंग्या की अगर हम बात कर लें, या और भी जो है शरणार्थी जो होते हैं, रिफ्यूजी जो होते हैं, उनके बारे में जब हम सोचते हैं ना कि वो, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके पास कोई नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, और वे जो है किसी एक दूसरे में, यानी एक देश से दूसरे देश में भटकते फिरते हैं, कोई देश उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा, तब हमें ये लगता कि हाँ, किसी भी व्यक्ति के पास नागरिकता प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, ताकि उसको जितने भी अधिकार हैं, जो भी सरकारें, जो भी राज्य उसको जो अधिकार देता है, तभी तो उसको ये अधिकार मिलते हैं जब उसके पास नागरिकता प्रमाण पत्र होता है। ठीक है। और देखो क्या कहता है, ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आमतौर पर असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं। मैंने आपसे अभी चर्चा की कि तभी उनको अधिकार मिलते हैं जब उनके पास नागरिकता प्रमाण पत्र होता है, नहीं तो उनकी जो है एक गलत, यानी उनकी जो है एक असहाय हालत होती है। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं, जैसा कि आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मामले में देखते हैं। यानी यहाँ फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बात की जाती है, और मैंने आपको रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में भी बताया। आगे देखो क्या कहते हैं, नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी क्या कह रहा है, नागरिकों की जो अधिकार है, नागरिकों को जो अधिकार है ना, उनकी जो है स्थिति अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। उदाहरण स्वरूप मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार, और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। मित्रों, क्या कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं ना, कौन कौन से, जो मौलिक अधिकारों की हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे निकल करके आ रही है कि अगर किसी के पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं होना, तो फिर ये अधिकार उसके पास नहीं होते। जैसे कि अगर मान लो, चाहे उसकी स्वतंत्रता का अधिकार की हम बात कर लें, या उसको न्यूनतम मजदूरी की बात हो, या फिर शिक्षा की क्यों ना बात कर लें हम, तो ये अधिकार जब मिलते हैं ना उसको, तो नागरिकता प्रमाण पत्र होने से ये अधिकार उसको मिल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं होता उसके पास प्रमाण पत्र, तो फिर उसके पास कोई अधिकार नहीं होते। ठीक है, तो फिर वो जो है एक सम्मानपूर्ण और जो गरिमापूर्ण जीवन की हम बात करते हैं ना, तो वो फिर वो जीवन अच्छा नहीं जी पाता। आगे देखो क्या कह रहा है, कहता है नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया। बिल्कुल मित्रों, सही बात है कि जिन अधिकारों को आज हम प्रयोग कर रहे हैं ना, और जिनका हमें पता भी नहीं, यानी जिनका हमें भान भी नहीं है, और जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इतना हमने संघर्ष किया लोगों ने। और दक्षिण अफ्रीका का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया नेल्सन मंडेला के बारे में, कि 28 वर्षों तक उन्होंने जेल में बंद रहने पड़ा, उसके बाद जो वहाँ पे नस्लवाद खत्म हुआ, ठीक है, तो कितना लोगों ने जो संघर्ष किया, तब जाकर के उनको अधिकार मिला है। और आज जो है हम अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं देखो, जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए, जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। बिल्कुल सही बात है कि हमने कई बार संघर्ष किए हैं राजाओं के खिलाफ, यानी जो राजतंत्र हैं, जो सरकारें हैं, उसके खिलाफ हमने कई बार संघर्ष किए हैं। और आगे देखो क्या कहता है अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए, उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, यानी कई बार हिंसा की घटनाएं भी हुई, क्रांतियों के माध्यम से हमने क्रांतियां की और हमने अधिकारों की मांग की। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही। ठीक है, यानी मित्रों, हमने भी तो आज़ादी पाई, हमने भी तो भारत से ब्रिटिशर्स को निकाला, और इस प्रकार से हमने स्वतंत्रता हासिल की। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेल्सन मंडेला को जो है 28 वर्ष तक जेल में बंद रहना पड़ा। यानी मित्रों, आप समझ सकते हो कि 2 जो वनवास होते हैं ना, वो उन्होंने 2 वनवास काटे हैं जेल में। ठीक है, और देखो क्या कहता है आगे, यह संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। यानी मित्रों, आज भी लोग जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आज भी जो है क्रांतियां करते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उनका मकसद है उनकी जरूरतों की और ध्यान आकर्षित कर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। क्या करा मित्रों, ये करा है कि आज भी हम जो कई प्रकार के आंदोलन देते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो या दलित आंदोलन या महिला आंदोलन, तो ये सभी क्या करते हैं कि जो है अपने अधिकारों की मांग के लिए ये संघर्ष करते हैं। ठीक है, और देखो आगे क्या कह रहा है, नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण नहीं, बल्कि उससे अधिक है। यानी मित्रों, क्या कह रहा है, नागरिकता जो है ना, उसका मतलब क्या है, राज्य सत्ता और सदस्य, यानी जो राज्य है और उसके जो देश के नागरिक हैं, उनके बीच संबंधों को निरूपित नहीं करता,
बल्कि यह उससे भी अधिक है। यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है। मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नागरिक का मतलब क्या है, कि नागरिकता का मतलब है कि जो राज्य है ना, वो राज्य उन्हें लोगों को अधिकार दे रहा है। ठीक है, राज्य की जो जिम्मेदारी बनती है उस लोगों के प्रति, उस देश के लोगों के प्रति जिम्मेदारी बन रही है। इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं, बल्कि समुदाय के सहज जीवन में भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो हम नागरिकता की यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो नागरिकता में जो है राज्य जो अधिकार देता है लोगों को, तो उसमें कानूनी बाध्यताएं नहीं शामिल होती, बल्कि समुदाय के जो सहज जीवन में जो भी हम भागीदार होते हैं ना, और जो योगदान हम देते हैं उसके जो नैतिक दायित्व है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। और फ्रेंड्स आगे देखो क्या कह रहा है, आगे हम पहले चिंतन मनन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 17वीं से 20वीं सदी के बीच यूरोप के गोरों लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा। 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में नीचे दिए गए ब्यौरे में पढ़िए। यानी मित्र क्या कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में सरकार जो है 17वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक उन्होंने वहाँ पे गोरे लोगों ने शासन किया था, और उन्होंने क्या क्या जो है जुल्म लोगों पर ढाए और क्या उनकी नीतियाँ थी, उनके बारे में हमें बता रहे हैं कि श्वेत लोगों को मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनने का अधिकार था। बिल्कुल ठीक है, मैंने कई बार आपसे चर्चा की कि जो गोरे लोग थे उनको तो बहुत से अधिकार मिले थे, चाहे मतदान का अधिकार हो या सरकार को चुनने का या चुनाव लड़ने का। वे संपत्ति खरीदने और देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। काले लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे। काले और गोरे लोगों के लिए पृथक मोहल्ले और कॉलोनियां बसाई गई। काले लोगों को अपने पड़ोस की गोरी लोगों की बस्ती में काम करने के लिए पास लेने पड़ते थे। उन्हें गोरों के इलाके में अपने परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। अलग अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग अलग थे। मित्रों मैंने पहले भी एक अध्याय में इसी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था, जब हमने नेल्सन मंडेला का संदर्भ आया था, और हमने ये भी बताया था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे तो उनके साथ भी जो है अन्याय हुआ। फिर वहाँ पे जो उन्होंने एक जो अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा है वो उन्होंने वहाँ पे गठित की, टॉलस्टॉय फ्रेमी उन्होंने बनाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मित्रों ये कह रहे हैं कि काले लोगों के साथ जो अन्याय होता था, उनको जो है गोरे लोगों की बस्ती में काम करने के लिए पास लेना पड़ता था। ठीक है, और गोरे लोग जो लोग थे वो जो कहीं भी आ जा सकते थे, किसी भी प्रकार की बस में बैठ सकते थे, और काले जो लोग थे वो गोरे लोगों की बस्ती में नहीं रह सकते थे। ठीक है, और फ्रेंड्स देखो क्या कह रहा है, तो अब हम फिर से चर्चा करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। बिल्कुल सही बात है मित्रों कि जो देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, चाहे आर्थिक संसाधन हो या और अन्य कई संसाधन, तो उनका जो है लाभ उनको देना पड़ता है राज्य को। ठीक है, और किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों पर ऐसे समूहों द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो महसूस करते हैं कि उनमें उनकी ज़रूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया। और फ्रेंड्स आगे क्या कहता है कि फिर हम इसकी चर्चा करें ना कि हाँ राजनीतिक अवधारणा की यानी नागरिकता की अगर हम चर्चा करते हैं और अधिकारों की जब हम चर्चा करते हैं ना, तो फिर उन लोगों की ओर हम देखते हैं कि हाँ जिनके पास जो है ज़रूरतें नहीं है, यानी जिनके पास जो है आवश्यक सुविधाएं नहीं है, उनकी इच्छाएं जो पूरी नहीं की जा रही है। ठीक है, और देखो आगे क्या कहता है, संपूर्ण और समान सदस्यता की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब क्या होता है। देखो क्या कह रहा है, अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफर किया है तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े थे, अंदर पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने के लिए साझे स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। क्या कह रहा है मित्रों, जब हम भीड़ भरे रेल के डिब्बे में चढ़ते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि जो रेल होती है, जो ट्रेन होती है, उस ट्रेन में जो है जब लोग चढ़ते हैं तो वे प्रवेश पाने के लिए चढ़ रहे थे, लेकिन चढ़ने के बाद जब उनको सीट मिल गई या वो खड़े हैं ना, तो वे क्या कर रहे हैं, वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हो कि हाँ अब जो है कोई और लोग इसमें नहीं चढ़े। ठीक है, और जल्दी ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर आता है और बाहरी को खतरे के रूप में दिखा जाने लगता है। यानी फिर हम ये सोचते हैं कि हाँ बाहर से अब कोई व्यक्ति ना आए क्योंकि इसमें भीड़ बढ़ने लग गई है। और मित्रों फिर क्या आपने फिर अब अगर हम इसकी चर्चा करें तो फिर आप उसमें क्यों चढ़े। अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसे सोचेगा तो फिर जो है उस ट्रेन में कोई बैठेगा ही नहीं। आगे देखो क्या करा है, इसी तरह की प्रक्रियाएं समय समय पर नगरों, प्रदेशों या कभी कभी तो पूरे राष्ट्र में चलती है। अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा सुविधाएं और जल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हो तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है। क्या करा फ्रेंड्स, ये करा है, और हमने भी कई बार देखा है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी देश में संसाधन सीमित है ना, और बिल्कुल संसाधन तो सीमित ही होते हैं, तो अगर मान लीजिए संसाधन देश में सीमित है, जैसी सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं अगर कम है, तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारे देश में कोई बाहर से यानी बाहरी कोई विदेशी व्यक्ति फिर हमारे देश में शामिल या हमारे देश में उसको हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे देश में संसाधन सीमित है। और कई बार जो हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं
वो इसी मांग को लेकर के जो है आंदोलन करते हैं कि हमारे देश में जो है अन्य जो जनजातियां हैं, हमारे जो राज्य हैं, अन्य जनजातियां वहाँ पे आकर के बस रही हैं और हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है वो उन पर अधिकार कर रही हैं। और मित्रों, हमने भी तो रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में जो है उनको रहने की इजाज़त नहीं दी, उनको हमने नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं दिया, क्योंकि फिर ये मांग उठने आती है कि हमारे देश में जो लोग हैं उनको तो संसाधन यानी उनको तो सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, तो फिर हम अन्य लोगों को कैसे सुख सुविधाएं देंगे। ठीक है। और देखो आगे कहते हैं, भले ही वे सह नागरिक क्यों न हो, आपको मुंबई कर के लिए का नारा या शायद याद हो, जिससे ऐसी भावनाएं प्रकट हुई। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष होते हैं। यानी मित्रों एग्जाम्पल दे रहा है क्या कि वे सह नागरिक क्यों न हो, यानी मित्रों अगर वे सह नागरिक है ना तब भी हम उनको नहीं रहने देते। और कहता है कि मुंबई कर के लिए, यानी मुंबई वालों के लिए मुंबई कर रहना चाहिए, यानी राजस्थान में राजस्थानी रहेंगे या महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे या गुजरात में गुजराती, तो ऐसा जो है बिल्कुल गलत है। फिर तो मित्रों जो अन्य जो लोग हैं, यानी जो अन्य संस्कृति के जो लोग हैं वो फिर कहाँ रहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फिर ऐसा ये करना गलत हो जाता है। और देखो आगे क्या कहता है, इससे प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है। क्या इसका अर्थ यह है कि नागरिकों को देश में जहाँ भी चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यानी मित्रों क्या करें, संपूर्ण और समान सदस्यता की यहाँ पे बात करें कि समान सदस्य का मतलब क्या यह है कि नागरिक जो हैं वो देश में जहाँ चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं, जो काम चाहें वो कर सकते हैं, या और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, या फिर इसका मतलब ये है कि अमीर और गरीब जो हैं उनको हम सभी को बराबर से सुख सुविधाएं देंगे। तो देखो कि आगे क्या कहता है, इस परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। यानी ये जो मैंने प्रश्न अभी उठाए हैं उन्हीं के आधार पर अब नागरिकता का यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं कि अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में एक गमनागम की स्वतंत्रता है। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है। मित्रों जो अपना देश है या कोई अन्य देश में क्या होता है, नागरिकों को हम एक अधिकार देते हैं, कौन सा, कि आप जहाँ चाहें वहाँ जा करके जो है रह सकते हैं, यानी आप जहाँ भी चाहेंगे वहाँ आप जा सकते हैं। और जो कामगार होते हैं वो तो उनके लिए तो ये अधिकार विशेष महत्व का होता है, नहीं वो प्रवासी के रूप में अन्य राज्यों में जाकर के काम करते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कहता है आगे, गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में आप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। बिल्कुल मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जो प्रवासी होते हैं वो काम की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं। और देखो आगे क्या कहते हैं, रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। बिल्कुल सही बात है कि काम की तलाश में जो है लोग एक देश से और अन्य देशों में भी जाते हैं। यानी एनआरआई की हम यहाँ पे बात करते हैं कि एनआरआई जो होते हैं वो अन्य देशों में जाकर के काम करते हैं। और देखो आगे क्या कहता है, उदाहरण के लिए सूचना तकनीक के अधिकतर कर्मी बेंगलोर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती है। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को आकर्षित करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो भवन निर्माण का जो उद्योग है, यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, अधिकतर जो मजदूर होते हैं वो तो उसी में काम करते हैं ना, आपने भी कई बार देखा है। और अभी जब हमारे देश में कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उसमें भी जो है, जब पहले हमारे देश में लहर आई तो उसमें जो कितना प्रवासी मजदूरों को जो है संकट सहना पड़ा कि वो पैदल ही चल दिए। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है। और आगे कहते हैं शहरों में तेजी से पनपता, भैया मैंने चर्चा कर ली। सड़क आदि आधारभूत संस्थाओं की परियोजना में भी यही होता है। आपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्र के मजदूरों को देखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये मजदूरों की बात कर रहे हैं कि मजदूर जो होते हैं ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और अगर उनके पास गमनागम की स्वतंत्रता नहीं हो तो फिर वो जो रोजगार नहीं पा सकते। और देखो क्या कहता है, हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। बिल्कुल मित्रों मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या होता है, एक तो हमने मुद्दा उठाया किसका, रोहिंग्या शरणार्थियों की, हम जो है भारत देश में उनको जो शामिल नहीं करें क्योंकि हमारे देश में सीमित संसाधन है। हमारे देश की खुद की ये मांग है कि हमारे देश को लोगों को खुद संसाधन नहीं मिल रहे, तो उनको हम कैसे जो है संसाधनों की पूर्ति करेंगे। ठीक है। और कुछ जैसे कई राज्य होते हैं, यानी हरियाणा जो राज्य उन्होंने भी अभी हाल ही में एक कानून लाया कि जो राज्य की जितनी भी नौकरियाँ होगी वो 75% तो नौकरियाँ वही उसी राज्य के लोगों को मिलेगी। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये मांग उठती है कि फिर जितने भी जो राज्य हैं, ठीक है, और जहाँ जिस राज्य के जो लोग हैं ना वो ये मांग उठाते हैं कि हमारे जो यहाँ के निवासी हैं उन्हीं को जो है रोजगार मिलना चाहिए, और उसी राज्य के जो लोग हैं वहीं उसमें रहने चाहिए। राजनीतिक पार्टियां ये मुद्दा उठाती है। यह प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप ले लेता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलन से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्याय संगत होते हैं?
ठीक है। तो इनकी फिर जो है औचित्य भी यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है कि ये जो लोग करते हैं खुद ही मांग उठा रहे हैं कि हमारे राज्य में जो है यही लोग शामिल होने चाहिए, हमारे राज्य के लोगों को ही जो है रोजगार मिलना चाहिए, किसी अन्य राज्य के लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये सब मित्रों फिर जो है फिर इसकी जो है न्यायपालिका समीक्षा करता है और फिर इसको गलत ठहराया जाता है। तो अब हम यहाँ पे चर्चा करें मार्टिन लूथर किंग के बारे में, यानी मार्टिन लूथर किंग कौन थे उसके बारे में हम जानेंगे। देखो क्या करा है, सन 1950 का दशक यूएसए के अनेक दक्षिणी राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का साक्षी। यानी मित्रों 1950 का जो दशक था उसमें यूएसए में जो है काली और गोरी जो आबादी है और उसमें जो भेदभाव किया जाता था, तो उसी के आधार पर यहाँ पे जो है आंदोलन उभरा था। इसी तरह की विषमता इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित ऐसे कानूनों के जरिए पोषित होती थी जिनसे काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। यानी वही बात आगे आ रही है कौन सी, दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार से काले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था उसी प्रकार से यूएसए में भी भेदभाव किया जा रहा है। और उन कानूनों में विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे। इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के स्कूल भी अलग अलग होते थे। वही बात मित्रों यहाँ पे भी भेदभाव की आ रही है कि एक नस्लवाद यहाँ पे पनप रहा है। और इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे। उन्होंने उनके खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क दिए। पहला, आत्मगौरव आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति व वर्ण का मनुष्य बराबर है। क्या मित्रों, फिर मार्टिन लूथर जो है एक व्यक्ति उभर करके आया, ठीक है, और वो नेता बना और उसने बताया कि जो नस्लवाद है ना वो गलत है और चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या किसी भी जाति या वर्ण का व्यक्ति हो उसको जो है गरिमापूर्ण जीवन का जीने का अधिकार और समानता का अधिकार सभी को मिला हुआ है। दूसरा, किंग ने कहा पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार है। यानी मित्रों फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो पृथक्करण है, यानी पृथक्करण का मतलब जो आप भेदभाव कर रहे हो ना काले और गोरे लोगों के बीच, ये राजनीति के ऊपर एक कोड है, एक सामाजिक कोड है, यानी एक सामाजिक असमानता, एक सामाजिक कुरीति है राजनीति के ऊपर कि उसने जो है लोगों के साथ अन्याय किया, सभी के साथ समानता का बर्ताव नहीं किया। आगे देखो क्या कहता, किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है। वे इसे उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। यानी क्या करें, पृथक्करण की जो प्रथा है ना वो गोरे समुदायों की गुणवत्ता भी कम कर रही है, यानी गोरे समुदाय जो है उस पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। कैसे, देखो क्या कहता है, गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश की इजाजत देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया। क्या करा है, गोरे समुदाय ने क्या बात उठाई अदालत में कि जो काले लोग हैं ना उनको सामुदायिक जो उद्यान है, यानी जो भी हम जो पार्क होते हैं उस पार्क में उन्होंने प्रवेश नहीं देने के बजाय क्या कहा, उन्होंने ये कह दिया कि पार्क को या बंद कर दो। ठीक है। तो मित्रों जो क्या यहाँ पे जो उपाय सुझा रहे हैं कि आप जो है भले आप उसको बंद ही कर दो लेकिन आप जो है काले लोगों को उसमें प्रवेश मत दो। और इसी तरह कुछ बेसबॉल टीमें टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तीसरी, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते हैं। इन कारणों से किंग ने बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने पृथक्करण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में डालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। यानी मित्रों मार्टिन लूथर किंग यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि जो पृथक्करण आप कर रहे हो ना काले और गोरे के बीच वो बहुत गलत है। ठीक है। और उसने जो है पृथक्करण कानूनों के खिलाफ जो है शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध भी किया। और उन्होंने एक भाषण दे रहे थे उसमें ये कहा कि जो आप रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में डालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। यानी जो आप पृथक्करण का सिद्धांत के माध्यम से आप लोगों के साथ जो बर्ताव कर रहे हो ना वो एक पतन का शिकार होगा, यानी इससे व्यक्ति जो है वो पतन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। और फ्रेंड्स देखो आगे हम चर्चा करें तो आगे क्या कर रहा है, देखो आगे कहता है कि किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से भड़क उठते हैं। बिल्कुल सही बात है। अन्य देश में जब हमारे गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका में तो गांधी जी के साथ भी तो दुर्व्यवहार हुआ था ना, तब हमें कितना बुरा लगा। ठीक है। संभव है हम में से कुछ यह भी माने कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम है पर्याप्त हो तो संभव है स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंद्विता से नाराज हो। तो क्या गमनागम की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? क्या करा फ्रेंड्स, वही बात निकल करके आ रही है कौन सी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हरियाणा का, कि हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में यह किया कि जो राज्य की जितनी भी नौकरियाँ होगी उसमें जो है 75% नौकरियाँ जो है हम हरियाणा के लोगों को ही देंगे।
तो वही बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि फिर राज्य में अगर मान लीजिए अगर सीमित संसाधन होते हैं ना, तो फिर वहाँ के जो लोग ये मांग करते हैं कि हम बाहरी लोगों को यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और देखो आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि एक अन्य बात पर हमें विचार करने की जरूरत है, और वह यह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। यानी एक तो गरीब प्रवासी है और एक कुशल प्रवासी है, तो इन दोनों के बीच हम अंतर करते हैं। कैसे? हम अपने इलाकों में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं देखते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को देखते हैं। यानी मित्रों फिर यहाँ पे असमानता की बात निकल करके नजर आ रही है क्या, कि गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास सीमित संसाधन है, और एक अमीर व्यक्ति है, अकूत धन संपत्ति उसके पास, धन जायदाद पैसा दौलत है, तो उसको जो है हम एक ऊंची नज़र से देख रहे हैं, और एक गरीब प्रवासी को हम एक निजी नज़र से देख रहे हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है? बिल्कुल उनको समान अधिकार है। हमने समान उनको अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में हम उसकी बात भी करते हैं, और हमने मौलिक अधिकार उनको दिया है चाहे। और हमने बात जब करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो समान यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की, जहाँ हम बात करते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी को हमने विशेष अधिकार नहीं दिए। ठीक है, तो समान अधिकार हमने सबको दिए हैं। देश के सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है। मित्रों पूर्ण और समान सदस्यता की जो मुद्दा उठ करके आता है, उस पर जो बार बार बहस चलती रहती है। और देखो आगे क्या कहता है, यूं कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं। ऐसे विवादों का निदान कैसे हो? यानी ये जो विवाद है ना, वो लोकतांत्रिक समाज में, जैसे भारत हमारा लोकतांत्रिक है, उसमें भी उठता है। और प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते हुए प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। मित्रों जो प्रतिवाद करने की यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो प्रतिवाद जो करने का अधिकार है वो हमारे संविधान में नागरिकों के लिए जो हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है उसको, तो उसका एक पहलू है। और नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग कर, राजनीतिक दलों से अपील कर, या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है कि वो चाहे तो वो अदालत में जा सकता है। ठीक है, शांतिपूर्ण वो है, प्रदर्शन कर सकता है। यानी अनुच्छेद 19 की फिर यहाँ पे बात निकल कर आ रही है कि हम जो उसको अधिकार दिए हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, वो अधिकार कर सकता है। ठीक है, और कहता है अदालतें उस पर निर्णय दे सकती है और समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती है। यानी मित्रों अगर उसके अधिकार का हनन होता है तो फिर अदालतें जो है निर्णय देती है, और निर्णय के माध्यम से सरकार जो है फिर कानून बनाती है। यह भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इससे कई बार न्यूनाधिक सफलताएं संभव है। अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशक सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। क्या करा मित्रों? वही बात यहाँ पे फिर निकल करके आती है किसकी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या करा है, अगर हम सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराएंगे ना, तो फिर हम जो उसको लागू करने के लिए हम जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करते हैं। और आगे कहता है लोकतंत्र का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि, वार्ता और विचार विमर्श से हो। यह नागरिकता के प्रमुख दायित्वों में से एक है। यानी जो विवादों का हम समाधान करेंगे ना, तो नागरिकता का यह दायित्व भी है। और मित्रों एक चिंतन मंथन फिर से यहाँ पे आ रहा है। क्या करा है, नागरिकों के लिए देश भर में गमनागम और रोजगार की स्वतंत्रता के पक्ष में और विपक्ष में तर्कों की जांच पड़ताल करें। क्या किसी क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले की निवासियों को रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए? यानी मित्रों कि कोई व्यक्ति है और वो काम के लिए जो है किसी अन्य राज्य में गया है, ठीक है, तो और वहाँ पे निवासी भी रहने, यानी वहाँ पे रहने भी लगा है, तो ये करा है कि क्या अगर वो रहने वहाँ पे लगा है तो उसको जो रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो मित्रों ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, और सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यानी एक योग्यता के माध्यम से, अगर मान लीजिए आपके पास योग्यता है तो आप उसको रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो समानता का अवसर जो हमने दिया है, समानता का जो हमारा संविधान का जो मौलिक अधिकार हमने लोगों को दिया, तभी तो वो उचित साबित होगा। क्या राज्यों को व्यावसायिक कॉलेजों में बाहरी छात्रों के प्रवेश के लिए कोटा निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? फिर वही बात आ रही है कि क्या जो व्यवसाय के हमारे कॉलेज होते हैं वहाँ बाहर के छात्र आ सकते हैं, और उनके लिए हम जो है कुछ स्थान आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया नागरिकता के बारे में। ठीक है, और आज लेक्चर हम यहीं स्टॉप रखते हैं, क्योंकि एक वीडियो में ये लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हमने जाना एक सामान्य चर्चा हमने की नागरिकता के बारे में, समान सदस्यता की हमने बात की। ठीक है, और किस प्रकार से जो है लोगों ने नागरिकता के लिए जो कितना संघर्ष किया, और किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए लोगों ने संघर्ष किया, चाहे मार्टिन लूथर किंग की बात कर लें या नेल्सन मंडेला की, और किस प्रकार से हमारे जब गांधी जी पहुंचे दक्षिण अफ्रीका में तो उनके साथ भी कैसे
भेदभाव हुआ और नस्लवाद कैसे खत्म हुआ, तो इन सभी के बारे में आज हमने एक डिटेल से डिस्कशन किया। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।